पदार्थ को रूप को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना। अब देखो इसमें क्या होता है तो नहीं बता देता हूँ। पहला होता है गलनांक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखो, जब भी प्रश्न की बात करेगा गलनांक किसे कहते हैं, तो आपके पास छोटा सा एक परिभाषा भी होता है, छोटा सा उदाहरण भी होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। याद हुआ, मेल्टिंग पॉइंट अंग्रेजी में कहते हैं। आए का जी, वह निश्चित ताप जिस पर किसी ठोस को हम लोग क्या करते हैं, ठोस ही होगा, ठोस को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे मान लो कि बर्फ है, तो बर्फ को द्रव में बदलने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है, बोलो। जीरो तो बर्फ में होगा, मन हाँ, वाष्प में बदले खातिर 100 होता है, 100 में जोड़ोगे तो 180 हो जाता है। तो पहले बताइए गलनांक, बाबू गलनांक, गलनांक, गलनांक हो गया। अब लिखो वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। आगे लिखना, गलनांक ठोसों में पाया जाता है। याद रखना, जो गलनांक होता है ठोसों में पाया जाता है। गलनांक ठोसों में पाया जाता है। ठोस जो पदार्थ होता है उसी में गलनांक पाया जाता है। और आगे लिख लेना था इसमें कि गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। गलनांक ठोस पदार्थों के कणों के बीच, ठोस पदार्थ के कणों के बीच, ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। आकर्षण बल पर निर्भर करता है। आगे लिखना, आकर्षण बल जितना अधिक रहेगा, आकर्षण बल जितना अधिक होता है, ऐसे लिखो, जितना अधिक होता है गलनांक भी उतना ही अधिक होता है। उतना ही अधिक होता है। इसमें मान लो बर्फ है, बर्फ का गलनांक 4 डिग्री होता है बाबू, 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे बर्फ है ये ठोस अवस्था में, अगर आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाता है। तो कम से कम जो ताप है 4 डिग्री सेल्सियस हो, इससे अधिक आप जितना करते चले जाएंगे बदलता चला जाएगा। तो देख लो, आपसे कोई भी पूछे, मान लो कि अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, मान लो कि कोई ठोस है, इसका कण एक यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है दूसरा में, और एक कण यहाँ पर है। इसके बीच की दूरी 10 मीटर है, इसके बीच की दूरी 5 मीटर है। तो किसका गलनांक सबसे अधिक है? 5 मीटर वाला माने भाई आकर्षण बल अधिक है ना, तो गलनांक इसका अधिक होगा। माने अधिक टेम्परेचर, देखो गलेगा तभी, कोई भी चीज़ तब गलता है जब उसके कण अलग अलग होंगे। जिस मान लो कि ये क्या है,
ये मान लो हाथ है, तो ये तभी माने भूज पाएंगे जब इसको तोड़ करके भिंडी की तरह उसमें क्या करेंगे, डालेंगे, तब ये आपका होता है। अब भिंडी की बात हो रही शायद, हाँ भिंडी का नाम सुने हैं ना। ये भिंडी जो होता है इसमें ये पढ़ाए थे तुम लोग का बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन। ये भिंडी में बीजों का प्रकीर्णन अपने आप हो जाता है, स्वयं होता है। याद है बायोलॉजी में? बरगद में किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा होता है। देखना नो तुम्हारे घर के ऊपर जो प्लास्टर नहीं हुआ, देखना एक बरगद के पेड़ उस पर जमा है, कोई जंतु आता है खा लेता है, जाकर उगील लेता है, भैया उगील दिया तो वहाँ पर जमता है। तो बरगद का जो प्रक्रिया होता है, बरगद का बीज को किसके द्वारा होता है? पीपल का। पीपल का पेड़ देखिए कहाँ है? पीपल का पेड़ में ऑक्सीजन अधिक होता है, क्यों? पीपल का पेड़ में ऑक्सीजन अधिक होता है, क्यों बताओ? बताओ जी धंधा, हम कैसे पढ़ा? पीपल का पेड़ मोट मोट होता है, मोट मोट होता है, मोट मोट होता है, मोट मोट होता है। जितना मोटा रहेगा उतना ही ऑक्सीजन अधिक देता है। और सुटुका हुआ पौधा लगा तो कितना ऑक्सीजन देगा? तो मोट मोट होता है क्या? पीपल का पेड़ वैसा अधिक होता है। तो कल नाक जाने कि पूछ दे कि 5 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर किसमें गलनांक अधिक होगा? तो 5 मीटर की दूरी पर, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, इसको क्रिया कराने के लिए अधिक करना पड़ेगा। चलो गलनांक के बाद लिखो क्वथनांक, गलनांक के बाद लिखो क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वथनांक अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट। तुमको सब याद है, मतलब भूत नहीं है तुम। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहता है। अब देखो जब भी बात क्वथनांक की कहेगा तो क्या कहेंगे? जब भी बात क्वथनांक की कहेगा तो क्या कहेंगे? क्वथनांक की जब भी बात कहेगा तो कहेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव को गर्म करने पर वह गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में बदल जाता है। अच्छा वाष्प में गैस में कोई अंतर होता है? वाष्प में गैस में कोई अंतर होता है? वाष्प में जल को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, अभी आप देखेंगे। ऐसे में तेजी से गर्म करते हैं। तो जब किसी द्रव को तेजी से गर्म, इस समय आ रहे हो हमारे थे, देखे तुमको छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो इधवा का दिन की उम्र में सर हमारे जन्म, हमारे सामने जन्म लो, मैं जन्म वही बाइट होता है आपका क्वथना। हमारी एक बात है, तो वह निश्चित ताप जिस पर जब किसी द्रव को हम लोग क्या करते हैं, तेजी से गर्म करते हैं, तो किस में बदल जाता है? गैस में, तेजी से, तेजी से। हमारे हमारे गाँव घरों में, चाहे आप लोग के घर में जो खाना बनता है वो सब क्वथनांक का नहीं है, वो सब वाष्पन है। बड़ा धीरे धीरे मम्मी गर्म करती है, ठीक है ना। आज तो मम्मी खाना बनाई, आज ज़्यादा तनी आँच लगा दी, बर्तन करिया हो गया, तो आपको कह देती है मलने के लिए, तो आपको खूब मन भर कर आता है, कर बनाने की ढंग नहीं आता है। चलिए टी बनाने के लिए, बना के बूढ़ हो गई तब ना बना ली, झगड़ा लग रहा होता है हमरा से, होता है बहुत गाली देते। मम्मी कहते तू का हमने जन्म वाला हमें सिखाते थे, बात होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट में। तो लिख लो वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जब किसी द्रव को तेजी से गर्म करने पर, तेजी से गर्म करने पर गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, बदल जाता है। तो उसे क्वथनांक कहते हैं। सब मुझवानी याद कर लो आज, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसमें पाया जाता है बाबू? द्रव में पाया जाता है ना। क्वथनांक द्रव में पाया जाता है, क्वथनांक द्रव में पाया जाता है। और यह भी द्रवों के बीच उपस्थित आकर्षण बल पर निर्भर करता है।
मान लो द्रव है, मान लो जल है, इसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब किसमें बदल देता है? गैस में। बहुत तेजी से गर्म करते हैं, ध्यान रखना, बहुत तेजी से। नोट करो तुम, बताओ तुम्हारा केमिस्ट्री आज पूरा छूट गया है फैक्टर्स के बारे में। कहाँ आदमी पढ़ाइया में लेटे करेला हमेशा। अभी खाना खाना होगा किसी घर रिश्तेदारी के यहाँ, बारात गिराते के 5-6 बजे आदमी पहुँच जाए, जन्मदिन बस 7 बजे 3 बजे घुरिया जाए, कम लिखे खाए खाते। अब पढ़ाई में आदमी 5 मिनट लेटे का क्या वाला, कहाँ ऐसा होता है कि खाने के लिए नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए तो मिल ही जाएगा ना। जल का क्वथनांक देखे ना, यही जो टॉपिक तुम लोग पढ़ा रहे, तुम लोग सोच के बताओ क्या होता है। भाप आसवन विधि का नाम सुने हो? भाप आसवन विधि सोच के बताओ। हाँ, भाप आसवन विधि। भाप को जल में बदला जाता है, आश्रित पर जल में बदला जाता है। आप लोग बताएंगे? अरे कहा था भाप आसवन विधि क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो अशुद्धियों को मतलब अलग किया जाता है। चलिए ठीक है, आइए देख हेडिंग डालो भाप आसवन विधि, पहले इसको समझ लो तब आगे बढ़ते हैं। सब आगे बढ़ते हैं। इतना प्यारा सा जब दो पदार्थ भाप आसवन विधि है, पहले तनी देख लेते हैं इसको। भाप आसवन वेपर भाप आसवन विधि, पहले इसको समझो। मान लो हमारे पास 2 द्रव मिला हुआ है, 2 द्रव एक ही में मिला हुआ है, 2 द्रव एक ही में मिला हुआ है। मान लो पानी है और शराब एक ही में मिल गया है और दोनों को अलग करना है, दोनों को अलग करना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? भाप आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्प बन करके उड़ जाएगा। आप लोग दुकान का बता रहे, जैसे मान लीजिए बीकर है, मान आज इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि सर जो शराब होगा अशुद्धि है, पानी शुद्ध है, ये ना जी। हमको तो लगता है कि अल्कोहल यही समझे थे लेकिन अल्कोहल शब्द अलग है। अल्कोहल हो दुका को होता दुका कर देंगे, दुका कर देंगे 80 डिग्री। 2 द्रव एक ही में मिले हुए हैं, 2 द्रव, कोई कहता था नहीं अलग करो, दोनों घुलनशील होना चाहिए। अगर दोनों घुलनशील नहीं है तब, जैसे मिट्टी का तेल है, वहाँ छन भय हमारे ऐसे हम बात कर रहे हैं, 2 द्रव दोनों आपस में, तो कैसे अलग? उस विधि को क्या कहते हैं? आप कह रहे थे दवाई से माठा में निकल, इसको हम लोग कहते हैं किप विधि। किप विधि कहा जाता है। किप से ना किप लगा देते हैं, जो नीचे होता है नीचे निकल, ऊपर वाला होता है ऊपर रहता है। तब जब 2 द्रव एक दूसरे में घुले हुए हों तो दोनों द्रवों को अलग करने के लिए भाप आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में जिसका क्वथनांक कम होता है, जैसे मान लो गर्म करते गए, टेम्परेचर आप 80 डिग्री कर दिए, तो 80 डिग्री जब किए तो एथिल अल्कोहल पहले वाष्प बन के उड़ जाएगा, ऊपर एक बर्तन रख देंगे, उसी में जाकर एकत्रित हो जाएगा। तो जिसका 80 डिग्री पहले ऊपर से चला गया, और 100 डिग्री जब 100 डिग्री करोगे तब ना जल जाएगा, तो जल नीचे रह जाता है, ऊपर आपका क्या चला जाता है? अल्कोहल चला जाता है। तुम लोग को पढ़ाए हैं, सोचे कहाँ पढ़ाए हैं? पूछो किस में? 9 में नहीं, 12 में। 12 में पढ़ाया गया है, वो वाला जो स्त्री को आती आपका होता है। चलो कल बोलते हैं भाप आसवन विधि में 11 में भी चला था वहाँ पे, अब के अंदर वही से बताओ तो इस विधि के द्वारा तुम्हें बहुत महसूस होता है कि सर जी पूछा करने की जरूरत है। इस विधि के द्वारा 2 घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है।
अभी सरस्वती पूजा आ रहे हैं ना, तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो इसमें जिसका क्वथनांक कम होता है वह पहले वास बनकर उड़ता है। तथा जिसका क्वथनांक अधिक होता है वह बाद में उड़ता है। म्यूट कर दो इसको। कौन लगा शादी वाला के पढ़ाई कर रहे। हाँ तो एक और देखिए, स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी याद है? बताओ, सोच के बताओ, स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं? स्थिर क्वाथी बोलो। रजत बाबू, उसे याद है? आप बताएंगे? शिल्पी क्या बताओ? जो नहीं बताना था लिखा तरीके हैं, क्यों नहीं कहता? इसलिए वैसे आप पूछिए। देखो लिखा दिए तो सही नाम पूछिए। जब दो या दो से अधिक द्रव को, बाबू सुना जी, जब दो या दो से अधिक द्रव है और दोनों द्रव घुलनशील है, दोनों द्रव का है, ये भी पढ़े हो तुम लोग, ये भी पढ़े हो। अभी फोन किया आ रहा है, जाओ पहले जाके किताब उठा के पढ़ाते रहता नहीं। पूरा देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री सारा याद करके रखा करो। हाँ तो क्या कहोगे? स्टील को आती तो क्या कहोगे? दो द्रव को मिला दो, दो द्रव को क्या कर दो? मिला दो, एक निश्चित अनुपात में मिला दो, एक निश्चित अनुपात में मिला दो। ये भी एक द्रव, ये भी एक द्रव, ये मान लो जल है, ये मान लो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और दोनों का एक निश्चित अनुपात में मिला दीजिए। हम लोग मिला के बीकर में रख दिए, हमने इसको गर्म किया और दोनों एक साथ वाष्प बन के उड़ गए, दोनों एक साथ वाष्प बन के उड़े, दोनों का हुए एक साथ वाष्प बन के उड़ते हैं, इसी को स्थिर क्वाथी कहते हैं। और इन दोनों द्रवों को हम लोग जब स्थिर क्वाथी के रूप में होता है तो अलग नहीं कर सकते हैं। पढ़े हैं आप? याद है? नहीं, इसको पढ़ा है, इन लोगों तो पढ़े, 12 में तो पढ़े होगे तुम लोग स्थिर क्वाथी के बारे में, विलयन वाला पाठ में शायद न्यूनतम स्थिर क्वाथी भी पढ़े होगे, अधिकतम स्थिर क्वाथी भी पढ़े होगे। हाँ पढ़ाया गया है, प्रासन भी पढ़ाया गया है, प्रतिलोम प्रासन भी पढ़ाया गया है। चलिए चलो, अभी दिमाग जनबा धीरे धीरे जाता था, नट बोल्ट जनबा धीरा हो गया। जब दो द्रव एक ही ताप पर एक साथ वाष्प बनकर उड़ते हैं, वाष्प बनकर उड़ते हैं तो, अरे अभी आ रहे हैं नो, वेट करिए, वेट गेट पर, 7 समुद्र पार से चल के आ रहे हैं, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। जब दो या दो से अधिक द्रव के एक साथ वाष्प बनकर उड़ते हैं तो उसे स्थिर क्वाथी कहते हैं। इसमें दोनों द्रवों को अलग नहीं कर सकते हैं, इसमें दोनों द्रवों को अलग नहीं कर सकते हैं, इसमें दोनों द्रवों के अलग नहीं कर सकते हैं। सब आसान चीज होता है बाबू।
सब लोग 2-3 मिनट में याद हो जाने वाला चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन। जब इसे द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वाष्पन होता है। जब किसी द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। तो लिख लो तनी, वाष्पन। अंग्रेजी में वेपर पॉइंट कहते हैं वाष्पन। वेपर, वेपर पॉइंट। वाष्पन की क्रिया भी द्रव में पाई जाती है, आपको याद होगा। वाष्पन की क्रिया किसमें पाई जाती है? द्रव में। द्रव को धीरे धीरे गर्म करिए, वाष्प में बदल जाता है। जैसे घरों में खाना जब बनाता है ना, खाना आप लोग बनाते हैं तो अभी आपके द्रव होता है, द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है। जो भी चाहे पानी को तब धीरे धीरे गर्म करिए तभी वाष्प में बदल जाता है। तो लिखो, जब किसी द्रव को, तो दिन पर दिन तुम लोग का उम्र गिरता चला जा रहा है और पढ़ाई स्ट्रांग भी करते चलो कि भविष्य में कभी जाओ तो तुरंत नौकरी मिल जाए। बात समझ रहे? आज मैंने बच्चों को कहा सुबह कि देखो बच्चा, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, वक्त मिले, कभी मान लो लड़की पढ़ रही है डीएम बन जाए, और का कोई डीएम बन जाए, वहाँ पर स्कूल एक उद्घाटन हो रहा है, वो स्कूल वैज्ञानिक का है, उसमें सब जाओगे, उसमें बच्चों के सामने रखा जाता है, बच्चों आप लोग प्रश्न पूछिए, उसमें कोई पूछा बताओ स्थिर क्वाथी क्या होता है, तो आप जब पढ़ के गए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में है, इसी पर स्पीच भी देना है, तो आपको आना चाहिए। बात समझ रहे ना? देखते हैं जब डीएम एसडीएम जाते हैं डीएम, तो गाँव वाले लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं, सब उसका जवाब देते हैं। तो इस समय जब पढ़ोगे तभी ना भविष्य में। अब हम कहीं जाएँ, कोई भी हमसे प्रश्न पूछे तो एकदम जरूर बता देंगे, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं है। नहीं, जब हम देखेंगे कि ना बताओ तो हंसी मजाक वाला बात, यार कितना पढ़ते पढ़ के क्या करोगे? देखो मैं पढ़ा तो कितना कर दिया, आज जब मालूम देखोगे क्या तुम पढ़ते हो, तुम पे आंसर नहीं है, मुझसे सुनो, बदल जाएगा चाहिए। हाँ, तो कहा था जब किसी द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं, परिस्थिति के अनुसार थे, धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वेपर पॉइंट वाष्पन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जल ले लो, जल गर्माओ धीरे धीरे। घरों में जो खाना वगैरह बनता है ना, तो वह वाष्प में बदल जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं, इसी क्रिया को वाष्पन कहते हैं। बोले याद हुआ? वाष्पीकरण का नाम सुने? बताइए, वाष्पीकरण क्या होता है? कोई पूछे तो वाष्पीकरण बोलिए। वाष्पीकरण कुछ याद आ रहा है? ठोस और द्रव होते हैं, उनको अलग करते हैं, द्रव को गर्म करके द्रव अलग रहता है, ठोस अलग रहता है। देखो, वाष्पीकरण का मतलब होता है ना कि जब हमने द्रव को गर्म किया, वो वाष्प में बदल जाता है, और इसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका विषय वही होगा। बादल का निर्माण जो पेड़ पौधे होते हैं वह वाष्पीकरण के द्वारा ही करते हैं। पेड़ पौधे जमीन से जल को खींचते हैं, याद होगा आप लोग को। जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। फिर उसके पत्तियों में, जो पौधे की पत्तियां होती है, पत्तियों में रंध्र उपस्थित रहते हैं, और रंध्र के द्वारा, अंग्रेजी में इसको स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र के द्वारा जो पानी होते हैं वो पौधे वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वाष्प बना करके ऊपर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, फिर बादल का निर्माण होता है। पौधे को हटा दो, डायरेक्टली जब सूर्य की प्रकाश तालाबों में, नदियों पर पड़ता है, तो जो जल होता है वो वाष्पीकरण की विधि द्वारा वाष्प बन के ऊपर जाता है। हालांकि ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, उस विधि को संग्रहण करेंगे, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? वाष्पीकरण। तो तन लिख लेना नीचे नोट पॉइंट में, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा बादल का निर्माण होता है। ऊर्ध्वपातन। हो गया?
कर गए वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा हटा के लिखना कि जब सूर्य की तेज रोशनी तालाबों पर पड़ती है तो पानी वहां से बन के उड़ जाता है। जी बोलो। हाँ आ रहे हैं अभी। पढ़ती है तो वहां से बन के ऊपर उड़ जाता है। अब आइए, अच्छा आपको याद है का एक चीज ऊर्ध्वपातन? जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव्य में उदाहरण में अवसादन। देखो, पहले हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की, तो पहले एक बात समझ लो, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक क्रिया है और ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में सबलिमेशन कहा जाता है। सामान्यतः ये ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे भाप में बदल जाते हैं, तो और भाप को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातक कहते हैं तथा ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसमें भाई? कपूर तो आप लोग बहुत जलाते होंगे, भगवान से विनती करते होंगे, ईश्वर आप मुझे बहुत अधिक ज्ञान दीजिए, इतना ज्ञान दीजिए कि लोग याद करें कि कोई ज्ञानी व्यक्ति था। जैसे आदित्य बाबू, उसके जहाँ वो रहता है वो एरिया में कोई इतना टैलेंटेड नहीं है, उसके एरिया में कोई टैलेंटेड नहीं है जानता, वही जानता है कि मैं जानता हूँ। तो कपूर हो जाएगा एक नेफ्थलीन हो जाएगा, नेफ्थलीन कपूर जैसे ये भी होता है। एक अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, एक एथ्रासीन हो जाएगा, एक आयोडीन हो जाएगा। एथ्रासीन भी आयोडीन की तरह होता है। ये सब अगर आपसे कोई पूछता है ना कि निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन के गुण प्रदर्शित करता है, तो कपूर याद करो। आज कपूर याद करो, कपूर। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इस अमोनियम क्लोराइड के कौन नाम होता है? नौसादर। गलती तो नौसादर होता है। एक एंथ्रा क्या है? एंथ्रासाइट का नाम सुने होंगे, वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासीन आयोडीन होता है। एक आपका क्या होता है? नेफ्थलीन होता है। तो पूरा आपकी होता है, तो नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, बता दो इसको। ऊर्ध्वपातन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबलिमेशन। सबलिमेशन। देखो, जब किसी ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातक कहते हैं, तथा इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण मैंने ठोस लिख लेना है, इसको गर्म करेंगे डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। उदाहरण में लिख लो बाबू, कपूर, नौसादर। इसी नौसादर को हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 1 2 3
आयोडीन। 4 एंथ्रासीन। 5 नेफ्थलीन। 8 निर्णय ये भौतिक क्रिया होता है ना। कौन? प्रोटोपाटन। अब जो ऊर्ध्वपातन होता है इसका महत्व भी देख लें हम लोग। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा 2 ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, जिसमें एक ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है और दूसरा ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण नहीं पाया जाता है। तो हम लोग दोनों ठोसों को अलग करते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, जिन ठोसों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है वह सीधे भाप अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस भाप को हम लोग अलग कर लेते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं, तो वह पदार्थ हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों ठोस पृथक हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, ये जो आपने लिखा था बेंजोइक अम्ल इत्यादि को शुद्ध भी किया जा सकता है। इसमें जो शुद्धियाँ होती है वह अंदर ही रह जाती है, अभी गलती है। जबकि जो ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ होते हैं वह वाष्प बन के क्या होते हैं, तुरंत उड़ जाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे बताइए? समझ गए आप? तो लिख लो ऊर्ध्वपातन के महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्लिमेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ, पहले लिखो ना ऊर्ध्वपातन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्लिमेशन। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है, खूब ध्यान से समझना। मान लो एक बीकर है, आपको मालूम नहीं है सब पदार्थ एक ही में मिल गए। मान लो मिलने का मतलब है कि कपूर आपने लिया वो भी मिल गया। इस तरीके से कुछ कपूर है, कुछ नौसादर है, एक ही में मिल गए हैं। मान लो नौसादर कुछ है, नौसादर है। और जैसे नौसादर होता है नमक भी होता है ना, दोनों सेम ही होता है। जैसे नौसादर है, मान लो उसमें कपूर है, उसको भी तोड़ दोगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो वो भी नमक जैसा ही हो जाता है। नौसादर है प्लस नमक है, ठीक है, नौसादर नमक है, सब एक ही में मिल गया है। और आप इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऊपर छोटा सा बीकर रख दो ना, इस तरीके से एक बीकर रख दो, तो आप देखेंगे कि पहले जो नमक होगा नमक नहीं, नौसादर। कौन? नौसादर डायरेक्टली वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, जबकि नमक नीचे रह जाएगा। तो अब जो होता क्या है ना, हमने इसको गर्म किया, नौसादर ऊपर वाष्प बन के गया, तो नौसादर को फिर हम लोग बीकर का हटा देंगे। जो बीकर देख रहे हैं हटा करके उसके जब ठंडा करेंगे ना, तो नौसादर इसके अंदर क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग नौसादर को, जो नमक होता है उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो समझे? अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ऊर्ध्वपातन की बात तो लिखो। इसके द्वारा 2 ठोसों को अलग किया जाता है, इसमें एक ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, जबकि दूसरे ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण नहीं पाया जाता है। आगे जब इसे गर्म करते हैं, तो
जिस ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, वह पहले वाष्प बनकर ऊपर रखे बीकर में पहुंच जाता है। पहुंच जाता है तथा इसे ठंडा करके अलग कर लेता है। याद हो गया होगा सबको। सब बातें आपको याद होनी चाहिए। नोट हो गया? अब एक हेडिंग बना लो, संघनन। संघनन कंडेंसर कहते हैं अंग्रेजी में इसको, संघनन। तो क्या लिखा गया? संघनन। चले सबके याद होगा। जो भी बात संघनन की कहेगा तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं संघनन को? कंडेंसन। मिटा दे, देख लो सब लोग, फिगर होगा तो बना लेना। संघनन, संघनन अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग कंडेनेशन। कंडेनेशन, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन। आप सभी लोग को याद भी होगा कि जब किसी हम लोग संघनन विधि में जब कोई भी गैस है उसको ठंडा करते हैं, उसे क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद जब वह द्रव अवस्था में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। याद करो, कोई भी गैस है, हमने उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वह क्या होता है? द्रव में बदल जाता है, तो इसको संघनन कहता है। अच्छा, इसका महत्व क्या होता है? देखो, इसका महत्व ये होता है कि जितने भी बादल का जो निर्माण होता है, जो कि गैस अवस्था में जल वाष्प अवस्था में जा रहा था, वह धूल के कणों के ऊपर द्रव अवस्था में जो जल होता है जा करके द्रव अवस्था में जो जल होता है जा करके उस कण के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। अब एकत्रित होते रहते मतलब चिपकते रहते हैं। और जब इसका वजन बहुत भारी हो जाता है, और जब इसका जो वजन होता है बहुत भारी रहता है, तो ये वर्षा के रूप में नीचे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। हमारे बादल का निर्माण इसी के द्वारा होता है, संघनन। तो लिख लो, समझो संघनन गैस है वह प्रक्रिया जिसमें गैस एक निश्चित टेम्परेचर पर किस अवस्था में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है ना, तो उसी को संघनन कहते हैं। और बादल का निर्माण संघनन के द्वारा ही होता है। अंग्रेजी में देख लो, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो लिखो, वह निश्चित ताप जिस पर किसी किसी गैस को ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में आ जाता है तो इसे संघनन कहते हैं। तो इसे संघनन कहते हैं।
किसी संघनन ओके। मान लो गैस है, हमने इसको ठंडा किया, द्रव अवस्था में बदल गया। किसी को क्या कहते हैं संघनन। नोट में लिखना है, नोट में कि बादल का निर्माण संघनन के द्वारा होता है। ठीक है, होते में जल्दी हो। एक और लास्ट हेडिंग रहेगा आज का, बाकी हम कल आपको उष्मा स्थानांतरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब लास्ट आपका हेडिंग है हिमांक। हिमांक कुछ याद आ रहा है हिमांक में? तो हिमांक का मतलब होता है ना वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव को ठंडा करके क्या करते हैं, नहीं ठोस में बदलते हैं। द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में, तो पहले लिख देते हैं हेडिंग में हिमांक। हिमांक आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे का फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसका मतलब? ठंडा। देखो आप देखते होंगे कि पानी अगर रखते हैं हम लोग, पानी ले लेते हैं, पानी को हमने फ्रिज में रखा, बोतल में करके रखते हैं, तो एक चीज़ आज याद रखना, कोई भी द्रव है जब वो ठोस अवस्था में आता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि जो स्प्राइट होता है, चाहे जो मज्जा वगैरह हम लोग पीते हैं, तो उसमें थोड़ा सा खाली जगह होता है, ऊपर जो इतना होता है ना, खाली जगह होता है। और जब वही जमता है, जब फ्रिज में रखेंगे, जब जमता है तो पूरा पैक हो जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी चीज़ है जब उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, आपको याद होगा कभी कभी लोग कहते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। 9 में एक पाठ है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो मिट्टी के निर्माण में एक कहानी दिखाया, उसमें हम पढ़ाए थे बच्चों को, आप लोग भी जान जाइए कि पहले चट्टानें होती थी, चट्टानों के अंदर दरार होती थी। जब पानी कभी कभी होता था तो पानी दरार के अंदर चला जाता था। जाने के बाद जब पानी दरार के अंदर चला जाता था, रात के समय जब होता था तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता था, जिसके कारण जब ठंडा हो जाता था तो जिसके कारण जो दरार में पानी गए थे वो जम जाते थे, जम करके बर्फ़ में बदल जाते थे। और जब वो बर्फ़ में बदलते थे तो उनकी आयतन बढ़ जाता था। उसके बाद से जो चट्टानें थे वह खिसक जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, ऊपर से गिरना शुरू कर देते, नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते थे और फिर भूमि का निर्माण हो जाता था। ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी आप देखे होंगे कि जो नल के पाइप होता है फाट जाता है। जाड़ा के दिनों में ऐसा होता है, क्योंकि नल का जो पाइप होता है जब उसमें पानी रहता है तो ठीक है, लेकिन जब क्या होता है पानी उसमें ठंडा होता है तो ठंडा होने के कारण उसका जो आयतन होता है बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ जाता है तो भाई उसको बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, उसके बाद से क्या होता है? फट जाता है। बात समझे? तो इस ऐसे मिट्टी का निर्माण भी होता है। तो जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। देखिए कि वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। तो उसे हिमांक कहते। द्रव है, आपने इसको ठंडा किया, ये ठोस अवस्था में बदल गया, तो इसे नोट में लिखना, नोट में कि हिमांक में ठोस का आयतन बढ़ जाता है। ठोस का आयतन बढ़ जाता है। ठोस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है।
ठोस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, प्रश्न लिख लो बना कर, क्या ना ये फिर विस्तार का पहला लिखो।